तो आज के वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ रिवीजन की। हम रिवीजन कर रहे थे डेव बायो का। तो लास्ट जो हमने कंप्लीट किया था उसमें हमने देखा था फर्टिलाइजेशन के बारे में पढ़ा था कुछ। तो फर्टिलाइजेशन के दौरान क्या होता है, स्पर्म का ट्रांसलोकेशन एंड कैपेसिटेशन हो रहा होता है। बेसिकली ये प्रोसेस हमने डिस्कस कर ली थी। जो कैपेसिटेशन होता है इसमें जो न्यूली इजैकुलेटेड स्पर्म्स होते हैं, तो उनमें एक्रोसोमल रिएक्शंस होती हैं जिससे कि वो रेडी हो जाए एग को पेनिट्रेट करने के लिए। और अब हम उसके आगे की कुछ चीज़ें रिवाइज करेंगे। ये है हमारा सिलेबस जिसमें कि ये हमारा सिलेबस है जिसमें हम क्या क्या चीज़ें पढ़नी है हमें और हम क्या क्या पढ़ चुके हैं एक बार को हम देखते हैं। इसमें हमने बेसिकली पहला वाला जो है ये यूनिट तो हमने पूरा पढ़ लिया है। और उसके बाद में अभी हम पढ़ रहे हैं प्रोडक्शन ऑफ गैमेट, सेल सरफेस मॉलिक्यूल, हिस्पर्म एंड रिकॉग्निशन में जाइगोट फॉर्मेशन, क्लीवेज, ब्लास्टुला फॉर्मेशन, एम्ब्रियोनिक फील्ड, ये सारी चीज़ों को हमें पढ़ना है। तो प्रोडक्शन ऑफ गैमेट से पहले हमें पढ़ना होता है कि क्या क्या चीज़ें हो रही होती है। उसी में हम स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस आती है जिसमें कि फॉर्मेशन हो रहा होता है स्पर्म का, फिर oogenesis होता है जिसमें एग का फॉर्मेशन हो रहा होता है। तो ये है गैमेट्स का प्रोडक्शन। फिर स्पर्म एग रिकॉग्निशन के लिए बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि रिकॉग्निशन में हेल्प करते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। एक चीज हम यहाँ पे रिवाइज करते हैं। टाइम फ्रेम। टाइम फ्रेम टाइम फ्रेम फॉर कैपेसिटेशन। मैमल्स में कैपेसिटेशन कितनी देर में कंप्लीट हो जाता है। तो बेसिकली अगर कुछ एक स्पर्म्स की बात करें तो एम्पुलरी रीजन में पहुंचने में उनको ऑलमोस्ट 30 मिनट्स लग जाते हैं। 30 मिनट में, विद इन 30 मिनट वो पहुंच जाते हैं। लेकिन कुछ स्पर्म्स ऐसे भी होते हैं जो कि इतनी जल्दी वहां पे पहुंचने में सक्सेसफुल नहीं होंगे। बहुत सारी स्टडीज ऐसे बताती हैं कि जो ह्यूमन प्रेगनेंसीज होती हैं ज़्यादातर ऐसे स्पर्म से भी मिली हैं जो कि लगभग 6 डेज लग जाते हैं उनको साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन पे रीच होने में, पहुंचने में। कैपेसिटेशन को एक ट्रांजिएंट इवेंट माना जाता है, मतलब कि जो स्पर्म है उनके पास कुछ एक दिन का ही टाइम होगा बिफोर लूजिंग द एबिलिटी टू फर्टिलाइज द एग। और इनका जो लोकेशन होता है रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में, तो किस लोकेशन पे है, लोकेशन इन द रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, तो वो भी डिसाइड करेगा कि इनका सर्वाइवल कितना होगा। लोकेशन कैन इन्फ्लुएंस देयर सर्वाइवल, इन्फ्लुएंस सर्वाइवल रेट। किसका? स्पर्म का लोकेशन इन द रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। तो कम ही समय होता है स्पर्म के पास में कि वो फर्टिलाइज करे। इसके अलावा जो मॉलिकुलर मैकेनिज्म थी वो हमने पढ़ी नहीं थी और वो इम्पोर्टेंट है, तो उसको हम एक बार को रिवाइज कर लें क्योंकि वो थोड़ी सी ज़रूरी है। उससे कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है। सो लेट्स सी मॉलिकुलर मैकेनिज्म। मॉलिकुलर मैकेनिज्म, हालांकि हमने देखा था इसको, तो एक क्विक रिवीजन फिर भी हम कर लेते हैं इसका। होता क्या है इसमें, मेम्ब्रेन फ्लूडिटी जो होती है उसकी अल्टर हो जाती है पहले नंबर पे। मेम्ब्रेन फ्लूडिटी, ये क्या होगा, इसमें अल्टरेशन हो जाएगी, ये अल्टर हो जाती है। क्या होता है, जो स्पर्म की प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उसमें बहुत सारे चेंजेस होते हैं। जैसे कि कोलेस्ट्रॉल का रिमूवल किया जाता है। कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्टेरॉल, और इसको रिमूव करने के लिए यहाँ पे आता है एल्ब्यूमिन प्रोटीन। एल्ब्यूमिन प्रोटीन के द्वारा कोलेस्ट्रॉल का रिमूवल कर दिया जाता है। और ये जो एल्ब्यूमिन होता है ये रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में प्रेजेंट होता है। सो इसके बाद में मेम्ब्रेन फ्लूडिटी अल्टर होने के बाद में यहाँ पे जो सरफेस प्रोटीन्स प्रेजेंट होती हैं, सरफेस प्रोटीन, और इसके साथ साथ में कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट होते हैं, ये भी लॉस हो जाते हैं। कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन्स जो प्रेजेंट होती हैं दे ऑल्सो लॉस, क्योंकि ये कैपेसिटेशन की प्रोसेस को हैंडल ना करें इसलिए इनको लूज करा दिया जाता है। अब इसके बाद में जो मेम्ब्रेन की पोटेंशियल होती है उसमें भी चेंज देखने को मिलता है। मेम्ब्रेन पोटेंशियल चेंज, मेम्ब्रेन का पोटेंशियल चेंज हो जाएगा। स्पर्म के सेल की जो मेम्ब्रेन होती है वो और ज़्यादा निगेटिव हो जाती है, हाईली निगेटिव देखने को मिलेगी ये।
हाईली निगेटिव ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहाँ बहुत सारे आयंस का इफ्लक्स हो रहा होता है, जैसे कि पोटेशियम आयन है वो मेम्ब्रेन से बाहर की तरफ जा रहे होते हैं, जिसकी वजह से कैल्शियम चैनल्स ओपन हो जाते हैं। पोटेशियम चैनल यहाँ पे जो पोटेशियम में बाहर जा रहा होगा, और यहाँ पे कैल्शियम के चैनल्स ओपन हो जाएंगे, कैल्शियम अंदर आने लगेगा। इस तरीके से कुछ चीजें हो रही होती हैं। इससे क्या होता है, कैल्शियम इन्फ्लक्स हो जाएगा। कैल्शियम जब अंदर आएगा तो ये सीएएमपी को सीएमपी को एक्टिवेट कर देगा, और सीएमपी क्या करेगा, फर्दर एक्रोसोमल रिएक्शन करवा देता है। एक्रोसोमल रिएक्शन। और इसके बाद में प्रोटीन्स का फॉस्फोराइलेशन हो जाएगा। अब इसके अलावा कुछ और चीजें भी होती हैं, जैसे कि स्पर्म के माइग्रेशन के लिए हाइपर एक्टिवेशन एंड कीमोटैक्सिस भी देखी जाती है। तो हाइपर एक्टिवेशन क्या है स्पर्म का? हाइपर एक्टिवेशन, वन थिंग आई वांट टू से, बच्चों ये रिवीजन क्लास है, मैं बहुत डिटेल में नहीं पढ़ाऊंगी, मैं हर एक कॉन्सेप्ट को रिवाइज कराने की ही कोशिश कर रही हूँ। तो रिवीजन बहुत क्विक ही होता है, फिर भी मैं थोड़ा सा डिटेल में जा रही हूँ। इतना डिटेल में शायद हम पूरा सिलेबस भी ना कवर कर पाए, लेकिन रिवीजन क्लासेस हैं, ये बहुत डिटेल क्लासेस नहीं है, फिर भी हम सारी चीजें पढ़ तो लेंगे ही यहाँ पे। तो हाइपर एक्टिवेशन के केस में क्या होता है, अभी स्पर्म को ट्रेवल करने के लिए फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में अच्छा खासा डिस्टेंस होता है, तो उनको बहुत सारे पर्टिकुलर लोकेशन पे पहुंचेंगे, तो अलग अलग लोकेशन पे उनको अलग अलग तरीके के मॉलिकुलर फैक्टर्स मिल सकते हैं, जो उनकी मोटिलिटी को और उनके कैपेसिटेशन को अफेक्ट कर सकते हैं। तो कुछ एक मैमल्स में ऐसा होता है कि यहाँ पे हाइपर एक्टिवेशन हो जाता है। हाइपर एक्टिवेशन क्या करता है, ये इनकी हेल्प करेगा, स्विमिंग की वेलोसिटी बढ़ा देगा। यहाँ पे इंक्रीज्ड स्विमिंग वेलोसिटी देखने को मिलेगी, इंक्रीज्ड स्विमिंग वेलोसिटी। और साथ ही साथ में यहाँ पे ग्रेटर फोर्स विल बी जनरेटेड, ग्रेटर फोर्स जनरेशन, फोर्स बहुत ज्यादा जनरेट होगा, जिससे कि इनका मूवमेंट इजी हो जाएगा। और ये एडाप्टेशन क्या होता है, ये बेसिकली स्पर्म के पेनिट्रेशन को इनहेंस कराने के लिए होता है, क्योंकि जो एग होता है, एग के चारों तरफ बहुत सी सेल्स प्रेजेंट होती है, बेसिकली क्यूमुलस सेल्स होती हैं। तो ये जो क्यूमुलस सेल्स हैं, इनको पेनिट्रेट कराने के लिए इसको फोर्स लगाना पड़ेगा, और वेलोसिटी भी इसकी ज्यादा होनी चाहिए, इसीलिए यहाँ पे हाइपर एक्टिवेशन होता है। हाइपर एक्टिवेशन के अलावा एक और फिनोमेना यहाँ पे देखने को मिलता है, जिसको हम बोलते हैं कीमोटैक्सिस। कीमोटैक्सिस बेसिकली स्पर्म को गाइड करता है कि उसको जाना कहाँ है, तो यहाँ पे स्पर्म गाइडेंस होता है। तो एक्टिविटी को इंक्रीज कराने के साथ साथ ओविडक्ट में बहुत सारे सॉल्युबल फैक्टर्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि बहुत डायरेक्शन प्रोवाइड करते हैं स्पर्म को मूव कराने के लिए। अब ये माना जाता है कि जो ओवेरियन फॉलिकल है, जहाँ पे एग का डेवलपमेंट हो रहा होता है, वहां से कुछ ना कुछ कीमोटैक्टिक सब्सटेंसेस सीक्रेट होते हैं। कौन से सब्सटेंसेस? दे आर नोन एज कीमोटैक्टिक सब्सटेंसेस। ये सब्सटेंसेस का काम क्या होता है, ये अट्रैक्ट करते हैं स्पर्म को, स्पर्म के अट्रैक्शन के लिए ये होते हैं। जो जो फाइनल स्टेज होती है माइग्रेशन की, उस केस में एग से निकलने वाले ये जो फैक्टर्स हैं, ये स्पर्म को अट्रैक्ट करने का काम करते हैं। इसके अलावा फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट जो होती है, वो एक एक्टिव रेगुलेटर की तरह काम करती है स्पर्म के लिए, और इसीलिए वहां पे रेगुलेशन की चीजें हो रही होती है, जैसे कि स्पर्म के कैपेसिटेशन को मॉड्यूलेट करना, और हाइपर एक्टिवेशन कराना, या फिर एक्सेस देना एग को। अब इसके बाद में क्या होता है, अब स्पर्म अगर पहुंच गया है एग तक, तो वहां पे होगा गैमेट्स का फ्यूजन, गैमेट फ्यूजन। और गैमेट फ्यूजन में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है कि ये जैसे स्पर्म है और ये एग है, जब फ्यूजन हो रहा है, तो एग तो सिंगल है, लेकिन यहाँ पे स्पर्म बहुत सारे होते हैं, तो उसको फ्यूज कौन करेगा, ये कोई एक ही करेगा। इसीलिए यहाँ पे जरूरी होता है कि पॉलीस्पर्मी को प्रिवेंट किया जाए। तो यहाँ पे गैमेट का फ्यूजन ये ध्यान में रख के किया जाता है कि पॉलीस्पर्मी का प्रिवेंशन हो। पॉलीस्पर्मी क्या है, कि बहुत सारे स्पर्म एक एक को पेनिट्रेट ना कर पाए। सो यहाँ पे फ्यूजन जब होता है, तो फ्यूजन के लिए यहाँ पे रिकग्निशन होता है, स्पर्म को एग के साथ में रिकग्निशन करना होता है, जिसके लिए यहाँ पे जैसे जो एग है, एग की लेयर होती है जोना पेलिसुडा, जोना पेलिसुडा लेयर, ये होती है बेसिकली इन द मैमल्स। और यही अगर सी अर्चिन की बात करें,
सी अर्चिन। तो सी अर्चिन में इसी मेम्ब्रेन का नाम होता है वाइटेलाइन मेम्ब्रेन या वाइटेलाइन इन्वेलप। और जोना पेलिसुडा ये मैमल्स में होती है। दिस इज प्रेजेंट इन मैमल्स। अब ये क्या करती है, यहाँ जो स्पर्म आता है उसके पास में एक्रोसोम में बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं। मैंने आपको पढ़ाया था, यहाँ पे बहुत सारे एंजाइम प्रेजेंट होते हैं जो कि इस लेयर को डाइजेस्ट कराने का काम करते हैं। डाइजेस्ट करा के ही पेनिट्रेशन होगा। और इस इंटरेक्शन से क्या होता है, यहाँ पे कुछ कुछ माइक्रोविलाई होते हैं जो कि यहाँ से जाके जुड़ जाएंगे और ये फर्टिलाइजेशन कोन बना देंगे। स्पर्म हेड के चारों तरफ फर्टिलाइजेशन कोन बन जाएगी। और यहाँ पे एक और फिनोमिना देखा जाता है, यहाँ पे एक्टिन पॉलीमराइजेशन बोलते हैं इसको, एक्टिन पॉलीमराइजेशन। तो इसका भी रोल होता है जो कि स्पर्म में फ्यूजन से पहले वर्क करता है। अब अगर मेम्ब्रेन फ्यूजन की हम बात करें, मेम्ब्रेन फ्यूजन कैसे हो रहा है। मेम्ब्रेन फ्यूजन, तो मेम्ब्रेन फ्यूजन के बेसिकली जब हम एग्जांपल अगर हम बात करते हैं सी अर्चिन की, सी अर्चिन, तो उस केस में क्या होता है, इसमें जो एग है, एग के किसी भी रीजन से जाके स्पर्म बाइंड कर सकता है और वो फ्यूज कर सकता है। सारे ही रीजन्स इसके एक्टिव होते हैं। तो जो फ्यूजन की प्रोसेस होती है उसके लिए कुछ फ्यूजोजेनिक प्रोटीन्स यहाँ पे होती हैं जो कि फ्यूजन में हेल्प करती हैं। और ये इनका काम बेसिकली क्या होता है, ये मेम्ब्रेन बाइंडिंग एंड मर्जिंग में हेल्प करती हैं, मेम्ब्रेन को मर्ज करने में, मेम्ब्रेन बाइंडिंग एंड मर्जिंग। और ये जो फ्यूजोजेनिक प्रोटीन है, इसका सी अर्चिन में अगर स्पेशली नाम देखें तो इसका नाम होता है बाइंडिन। ये प्रोटीन प्रेजेंट होती है जो मेन फ्यूजोजेनिक प्रोटीन है। सो ये तो रही बात सी अर्चिन की। व्हाट अबाउट द मैमल्स। तो मैमल्स में ये जो बाइंडिंग हो रही होती है, बाइंडिंग के लिए जो प्रोटीन होती है उस प्रोटीन को बोला जाता है फर्टिलिन। फर्टिलिन प्रोटीन ये प्रेजेंट होती है ऑन द स्पर्म प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ऑन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ स्पर्म। और इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है फ्यूजन में। फ्यूजन में बहुत इसका इंपॉर्टेंट रोल है। ये पोस्टीरियर प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होती है, स्पर्म के हेड पे होती है। बेसिकली ये स्पर्म हेड पे देखी जाती है। अब ये क्या करती है, जैसे ये एग है और ये स्पर्म है, यहाँ पे प्रेजेंट होगी फर्टिलिन। फर्टिलिन ये हेड रीजन में प्रेजेंट होगी। और जो स्पर्म होता है वहां पे जो रीजन होता है वहां पे प्रेजेंट होती है अल्फा 6 बीटा 1 इंटीग्रिन प्रोटीन। इंटीग्रिन ये प्रोटीन प्रेजेंट होती है एग मेम्ब्रेन पे, इनके द्वारा ही फ्यूजन हो रहा होता है। बहुत सारी स्टडीज में ये फ्यूजन दिखाया गया है। जो फ्यूजन होता है इसमें क्या होता है, जो स्पर्म का न्यूक्लियस है, स्पर्म न्यूक्लियस, साथ ही साथ में माइटोकॉन्ड्रिया, सेंट्रियोल, सेंट्रियोल के साथ साथ में जो फ्लैजिलम होता है, ये सारे के सारे एग के साइटोप्लाज्म में पहुंच जाते हैं, एग साइटोप्लाज्म। और फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। फर्टिलाइजेशन, क्योंकि ये स्टार्टिंग हो रहा होता है, फ्यूजन तो फाइनली सिर्फ न्यूक्लियस का ही होता है। तो यहाँ पे मैं आपको इमेज दिखाती हूँ एक, ये देखिएगा, ये तो कैपेसिटेशन की है, स्पर्म के कैपेसिटेशन की इमेज है कि किस तरीके से स्पर्म का कैपेसिटेशन हो रहा होता है। तो इस पे हम वापस बाद में आएंगे, पहले हम देखते हैं फ्यूजन की। आई थिंक यस, यहाँ पे देखिएगा, ये फ्यूजन की दिखाई गई है। स्पर्म एंड एग का जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्यूज होता है, तो ये स्पर्म जब आता है और ये कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं एग के पास में, यहाँ पे ये स्पर्म आएगा। फिर देखिए आप किस तरीके से ये धीरे धीरे उसको पेनिट्रेट कर रहा है, और फाइनली जो उसका सेंट्रियोल है, जो फ्लैजिलम वाला पार्ट है, ये सारा का सारा साइटोप्लाज्म में चला गया। लेकिन ये सिर्फ साइटोप्लाज्म में रहता है, ये जो पार्ट है ये न्यूक्लियस में एंटर नहीं करेगा। तो इस तरीके से फ्यूजन हो रहा होता है बेसिकली। एक बार मैं आपको कैपेसिटेशन का दिखा देती हूँ, मेरे को आइडिया नहीं था, मैंने ये रखा हुआ है।
तो कैपेसिटेशन के टाइम क्या हो रहा है, देखिए पोटेशियम आयन बाहर जा रहे हैं और बाइकार्बोनेट आयन और कैल्शियम आयन अंदर आ रहे हैं। ये दोनों क्या करते हैं, एएमपी का प्रोडक्शन कराते हैं। एएमपी कैसे बनता है, ये एटीपी से एएमपी का फॉर्मेशन होता है और एएमपी जो है ये सीएमपी में कन्वर्ट हो जाता है। सीएमपी क्या करता है, प्रोटीन काइनेज ए को एक्टिवेट करता है। अब प्रोटीन काइनेज क्या करता है, प्रोटीन टायरोसिन काइनेज को एक्टिवेट करा देता है और साथ साथ में फॉस्फोटायरोसिन काइनेज को एक्टिवेट करा देता है। अब ये दोनों क्या करेंगे, टायरोसिन का फॉस्फोराइलेशन कराएंगे और ये कैपेसिटेशन करा देगा। तो ये प्रोसेस होती है कैपेसिटेशन के दौरान। ओके, तो हमने फ्यूजन पढ़ लिया और इसके बाद में आता है पॉलीस्पर्मी का कॉन्सेप्ट। पॉलीस्पर्मी, पॉलीस्पर्मी का मतलब है बहुत सारे स्पर्म्स एक साथ एग को फ्यूज कर दें। लेकिन हमारे पास में क्या होता है, बहुत सारा जो एग होता है उसके पास में उसको प्रिवेंट करने का तरीका होता है। तो यहाँ पे हम पढ़ते हैं प्रिवेंशन, प्रिवेंशन ऑफ पॉलीस्पर्मी। इसको प्रिवेंट कैसे किया जाता है, तो जैसे ही स्पर्म सक्सेसफुली एक के साथ में फ्यूज होता है, अलग जो एडिशनल स्पर्म होते हैं उनको प्रिवेंट करना जरूरी है इंटर करने से। तो होगा क्या, अगर मल्टीपल स्पर्म्स पेनिट्रेट करेंगे एग को तो उस केस में एबनॉर्मल एक्रोसोमल सेग्रीगेशन होगा, जिसकी वजह से जो डेवलपिंग एम्ब्रायो है उसकी डेथ भी हो सकती है। तो बहुत सारी मैकेनिज्म होती हैं जो पॉलीस्पर्मी को ब्लॉक करती हैं। तो जैसे अगर हम सी अर्चिन की बात करें तो सी अर्चिन में दो तरीके से पॉलीस्पर्मी हो रही होती है, पॉलीस्पर्मी को प्रिवेंट किया जा रहा होता है सी अर्चिन। तो इसमें दो तरीके की पॉलीस्पर्मी प्रिवेंशन देखा जाता है, एक होता है फास्ट ब्लॉक और दूसरा होता है स्लो ब्लॉक। तो फास्ट ब्लॉक कैसे होता है, बेसिकली यहाँ पे इलेक्ट्रिकल चेंजेस देखे जाते हैं, जो मेम्ब्रेन होती है उसमें इलेक्ट्रिकल चेंजेस होते हैं और जो स्लो ब्लॉक होता है ये मैकेनिकल होता है। जो फास्ट ब्लॉक होता है ये पहले हो जाता है, जल्दी हो जाता है, बहुत फास्ट होता है। स्लो ब्लॉक उसके बाद में स्टार्ट होता है। तो फास्ट ब्लॉक में क्या होता है, एक इमीडिएट है, ये इमीडिएट मैकेनिज्म तो, लेकिन ये टेम्परेरी है और ये मल्टीपल स्पर्म को फ्यूज करने से रोकता तो है लेकिन सिर्फ कुछ एक सेकंड के लिए, अराउंड 30 सेकेंड सिर्फ ये रोक पाता है, सिर्फ 30 सेकेंड सी अर्चिन में। और उसमें क्या होता है बेसिकली, जो कैल्शियम आयंस होते हैं, कैल्शियम आयंस का रोल होता है यहाँ पे ये पॉलीस्पर्मी को प्रिवेंट करने के लिए। तो कैल्शियम आयंस का रोल क्या है, ये कार्टिकल ग्रैन्यूल रिएक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जो कैल्शियम आयन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में स्टोर्ड रहते हैं। तो इसका भी मेरे पास में एक इमेज है और मे भी आपको अच्छे से समझ में आए तो मैं दिखा देती हूँ। ये है फास्ट ब्लॉक ऑफ पॉलीस्पर्मी। ओके, तो अभी ये देखिएगा कैसे फास्ट ब्लॉक हो रहा है। फास्ट ब्लॉक क्या है, इलेक्ट्रिकल मैकेनिज्म है। तो ये स्पर्म के सेंट्रियोल्स यहाँ पे दिखाए गए हैं, के प्रोन्यूक्लियस दिखाए गए हैं। तो प्रोन्यूक्लियस का फ्यूजन हुआ, फर्स्ट क्लीवेज हुआ। बेसिकली ये पूरा क्लीवेज का ही दिखा दिया है। तो फास्ट ब्लॉक में क्या होता है, जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है, रेस्टिंग पोटेंशियल, तो रेस्टिंग पोटेंशियल होता है अराउंड माइनस का 70 मिली वोल्ट, क्योंकि यहाँ पे सोडियम और पोटेशियम आयन का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसकी वजह से -70 मिली वोल्ट होता है। अब जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, तो सी अर्चिन के केस में बात करें तो ये क्या है, सी है। इसका पानी क्या है, बहुत ज्यादा खारा होता है, इसकी वजह से यहाँ पे बहुत ज्यादा सोडियम आयन की कंसेंट्रेशन होता है। जबकि जो साइटोप्लाज्म है, एग का साइटोप्लाज्म, एग के साइटोप्लाज्म में ये सोडियम आयन कम होते हैं। अब जैसे ही स्पर्म यहाँ पे बाइंड करता है आके, स्पर्म की बाइंडिंग के 1 से 3 सेकंड के अंदर जैसे ही स्पर्म बाइंड करता है, जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल है, मेम्ब्रेन पोटेंशियल लगभग प्लस में 20 मिली वोल्ट तक पहुंच जाता है और इससे क्या होता है, मेम्ब्रेन का डीपोलराइजेशन हो जाता है। मेम्ब्रेन डीपोलराइजेशन, मेम्ब्रेन का यहाँ पे डीपोलराइजेशन होगा। और अब डीपोलराइजेशन हो गया तो मेम्ब्रेन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। होता क्या है बेसिकली, स्पर्म के फ्यूजन के लिए सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव चार्ज चाहिए होता है, और निगेटिव चार्ज चाहिए होता है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज होगा तो उस टाइम पे जो स्पर्म है वो फ्यूज नहीं कर पाएगा, क्योंकि जो फ्यूजोनिक प्रोटीन होती है जैसे कि बाइंडिन है सी अर्चिन में, वो वोल्टेज सेंसिटिव प्रोटीन होती है, वो पॉजिटिवली चार्ज वोल्टेज के साथ में बाइंड ही नहीं कर सकती।
तो ये पहला तो हो गया, 1 से 3 सेकंड, लगभग कुछ एक सेकंड के लिए इसने इसको रोक लिया, लेकिन उसके बाद में क्या, फिर तो पोटेंशियल वापस से वैसा ही हो जाएगा। तो उसके लिए यहाँ पे आता है स्लो ब्लॉक का कॉन्सेप्ट। यहाँ पे आता है स्लो ब्लॉक ऑफ पॉलीस्पर्मी। तो स्लो ब्लॉक के केस में क्या देखा जाएगा बेसिकली, स्लो ब्लॉक एक काफी लेंदी प्रोसेस है। ये जो भी स्पर्म अगर बाउंड हो जाते हैं एग से, तो उनको ये रिमूव कर देता है, फिजिकली उनको रिमूव करा देता है। तो इसमें बहुत सारे स्टेप्स होते हैं। जैसे सबसे पहले क्या होता है, स्पर्म एंट्री। स्पर्म एंट्री स्पर्म एंट्री की वजह से क्या होगा, कैल्शियम आयन बहुत सारे रिलीज हो जाएंगे। कैल्शियम आयन का रिलीज होगा, बहुत वेव ऑफ कैल्शियम आयन रिलीज होगा, और ये लगभग 30 सेकेंड में, विद इन 30 सेकेंड्स, ये पूरे के पूरे एग पे फैल जाएगा। चारों तरफ कैल्शियम आयन आपको देखने को मिलेगा। अब कैल्शियम आयन क्या करता है, ये कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स यहाँ पे प्रेजेंट होता है, उनमें फ्यूजन कराने लगता है। फ्यूजन इन कार्टिकल ग्रेन्यूल्स। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ में कार्टिकल ग्रेन्यूल्स सारे फ्यूज होने लगेंगे। अब यहाँ पे जब फ्यूजन होगा तो सिक्रेटरी वेसिकल्स, जो कि यहाँ पे एग मेम्ब्रेन के नीचे सिक्रेटरी वेसिकल्स प्रेजेंट है, उनमें बहुत सारे एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, म्यूकोपॉलीसेकेराइड्स प्रेजेंट होते हैं, प्रोटीन्स होती हैं, वो सारी रिलीज होने लगती हैं। अब यहाँ पे जो बाइंडिंग रिसेप्टर है उसको डाइजेस्ट करा, प्रोटीएज का रिलीज होता है, रिलीज ऑफ प्रोटीएज। अब ये प्रोटीजेस क्या करती हैं, बाइंडिंग प्रोटीन को डाइजेस्ट कर देती हैं। बाइंडिंग रिसेप्टर को बेसिकली ये डाइजेस्ट कर देती है। बाइंडिंग रिसेप्टर प्रेजेंट होता है एग के सरफेस पे, तो बाइंडिंग रिसेप्टर ही रिसीव करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अब ये उसको ही जब हटा देंगी, तो जो भी कनेक्शन है स्पर्म और व्हाइट लाइन एनवेलप के बीच में, वो ब्रेक हो जाएगा। तो जो भी यहाँ पे स्पर्म अगर बाइंड भी होगा, तो वो यहाँ से डिटैच हो जाएगा पूरी तरीके से। और जो उसके बाद में म्यूकोपॉलीसेकेराइड्स का सिक्रीशन होता है, जो कि एक ऑस्मोटिक ग्रेडियंट बना देते हैं, जिसकी वजह से जो स्पेस है इसके एग के बीच में, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और व्हाइट लाइन एनवेलप के बीच में, यहाँ पे क्या होता है, वाटर का लेवल बढ़ा देते हैं, यहाँ पे वाटर भर जाता है, जिससे कि अब जो एनवेलप है वो एग सरफेस से ऊपर उठ जाता है, और यहाँ पे एक फिजिकल बैरियर की तरह ये काम करता है। फिजिकल बैरियर। अब इसके बाद में एंजाइम्स आते हैं, जैसे कि पेरोक्सीडेज, इनमें ओवीओपी है एंड यूडीएक्स1 है। ये दो एंजाइम्स होते हैं। ये क्या करते हैं, ये क्रॉस लिंकिंग करा देते हैं। जो टायरोसिन रेजिड्यूज प्रेजेंट होते हैं, तो उनकी क्रॉस लिंकिंग करा देगा। क्रॉस लिंकिंग, और क्रॉस लिंकिंग होने से क्या है, जो एनवेलप है वो और ज्यादा रिजिड हो जाएगा, एनवेलप में बहुत ज्यादा रिजिडिटी आ जाएगी, और ये परमानेंट सोल्यूशन है, ये स्पर्म की एंट्री को पूरी तरीके से रोक देता है। तो ये कुछ प्रक्रिया हो रही होती है सी अर्चिन में, जब पॉलीस्पर्मी देखी जाती है। इसके अलावा ये तो सी अर्चिन की बात हुई। व्हाट अबाउट द ह्यूमंस के, मैमल्स के केस में क्या होता है, तो मैमल्स में क्या होता है, मैमल्स के केस में यहाँ पे कॉर्टिकल ग्रैन्यूल रिएक्शन देखी जाती है। कॉर्टिकल ग्रैन्यूल रिएक्शन, ये मैकेनिज्म होती है जो कि पॉलीस्पर्मी को रोकती है। अब यहाँ पे जैसे हमने सी अर्चिन में देखा, वहां पे फर्टिलाइजेशन एनवेलप बन रहा था, जो पूरा रिजिड स्ट्रक्चर था, जो एग को प्रोटेक्ट कर रहा था। लेकिन मैमेलियन एग में क्या होता है, मल्टीपल स्पर्म की एंट्री को प्रिवेंट करने के लिए जो जोना पेल्यूसिडा लेयर होती है, जोना पेल्यूसिडा, ये लेयर ही मॉडिफाई हो जाती है, मॉडिफाई टू प्रिवेंट पॉलीस्पर्मी, टू प्रिवेंट पॉलीस्पर्मी। अब यहाँ पे क्या होता है, दो ग्लाइकोप्रोटीन्स होती हैं, उन ग्लाइकोप्रोटीन्स का नाम होता है ZP3 एंड ZP2। अब इन दोनों का रोल क्या होता है, बेसिकली अगर ZP3 की बात करें, तो ये प्राइमरी स्पर्म रिसेप्टर की तरह वर्क करती है। ये स्पर्म के अटैचमेंट को फैसिलिटेट करती है, स्पर्म को अटैच करने में हेल्प करती है एग से।
और यहाँ पे बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट रेजिड्यूज, जैसे कि जो जेडपी3 है ये खुद भी एक कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल है। और जैसे कि एन एसिटिल ग्लूकासामाइन है, उसके थ्रू ये रिकॉग्निशन होता है ताकि स्पर्म एग को पहचान ले और वहां पे जाके बाइंड कर ले। और जो जेडपी3 है इसका बेसिकली क्या रोल होता है, जब जेडपी3 बाइंड कर लेती है तो उसके बाद में एक्रोसोम रिएक्शन हो जाती है, जिससे एक्रोसोम रिएक्शन होने की वजह से हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स रिलीज होते हैं, ताकि हाइड्रोलिटिक एंजाइम स्पर्म से रिलीज होते हैं ताकि वो जोना पेलिसिडा को पूरी तरीके से पेनिट्रेट कर सके। तो जैसे ही एक्रोसोम रिएक्शन होती है, स्पर्म की बाइंडिंग जो है वो जेडपी3 से जेडपी2 पे शिफ्ट हो जाती है, फिर वो जेडपी2 से बाइंड कर जाता है ताकि फर्दर वो जोना को पेनिट्रेट कर पाए। तो अब यहाँ पे जब बाइंडिंग हो गई तो कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स का मॉडिफिकेशन हो जाता है, और जैसे ही कार्टिकल ग्रेन्यूल्स मॉडिफाई होते हैं, यहाँ पे जेडपी3 एंड जेडपी2 भी मॉडिफाई हो जाते हैं, और जो भी स्पर्म अभी भी जोना पेलुसिडा से अटैच होते हैं वो रिलीज हो जाते हैं, और जोना रेजिस्टेंट हो जाती है फॉर फर्दर स्पर्म बाइंडिंग, ताकि स्लो ब्लॉक ऑफ पॉलीस्पर्मी को कंप्लीटली अचीव कर लिया जा सके। So let me show you an image that might help you understand better. ओके, तो ये देखिएगा यहाँ पे स्पर्म की बाइंडिंग होती है एक सेल मेम्ब्रेन से, और सोडियम आयन का इन्फ्लक्स होता है। सोडियम आयन जैसे ही अंदर आते हैं मेम्ब्रेन का पोटेंशियल चेंज होता है, जिससे कि फास्ट ब्लॉक ऑफ पॉलीस्पर्मी देखा जाता है। दूसरी तरफ स्पर्म की बाइंडिंग से टायरोसिन काइनेज का स्टिमुलेशन हो जाता है, जो कि फॉस्फोलाइपेज सी को एक्टिवेट कराएगा। अब फॉस्फोलाइपेज सी कन्वर्ट हो जाता है आईपी3 एंड डैग में। अब आईपी3 क्या करता है, कैल्शियम को रिलीज कराता है। अब यहाँ पे प्रोसेस अलग चलती है, जैसे कि कैल्शियम आयन रिलीज हुआ तो ये एनएडी प्लस का एक्टिवेशन कराएगा, जो कि एनएडी प्लस और एनएडीपी प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। साथ ही साथ में ये कॉर्टिकल ग्रेन्यूल की एक्सोसाइटोसिस करा देता है, जिससे कि स्लो ब्लॉक ऑफ पॉलीस्पर्मी देखने को मिलता है। इसके अलावा हाइलिन लेयर का भी फॉर्मेशन होता है, और भी बहुत सारी चीजें हैं ये होती हैं जब एग मेटाबॉलिज्म एक्टिवेट होती है, ये उसकी चीजें हैं। तो हम एग मेटाबॉलिज्म कैसे एक्टिवेट होती है जब उसको रिवाइज करेंगे तो उसमें हम ये चीजें पढ़ लेंगे। सो आज की वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे बच्चों। नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं, आज हम क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करने वाले हैं, कल हम क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, और हाँ प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल सो दैट मैं और मोटिवेशन से आपके लिए कंटेंट ला पाऊँ, अच्छे से अच्छा कंटेंट आपको प्रोवाइड करा पाऊँ। और रिवीजन सेशंस भी मैं कोशिश करती हूँ कि पूरा मैं आपका सिलेबस कंप्लीट कराऊँ। मैं सिर्फ ट्राई कर सकती हूँ अपनी तरफ से, तो उसमें बस हम ये है कि बहुत डिटेल्ड स्टडी नहीं करेंगे, बस फटाफट से मैं बोलती जाऊंगी, आप सुनते जाना, ताकि हम सिर्फ और सिर्फ रिवीजन कर लें, बहुत सारा पढ़ लें। ओके, सो थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग।